हो इरादों में हकीकत हौसलों में जल जला, आसमां झुककर तुम्हारी पाम तक आ जाएगा। देख लेना ये किनारा नाव तक आ जाएगा, देख लेना ये किनारा नाव तक आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अगली क्लास में आप सबका वेलकम, आप सबका स्वागत। यदि आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है दोस्तों, तो उन क्लास को आप जरूर देखना, क्योंकि सारी क्लास आप देखोगे तभी जाकर के आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ पाएगा। और यदि आपको लगता है, आपको लग रहा है कि यार यहां से हमें बहुत कुछ मिल सकता है, सर वास्तव में हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं, और अच्छा लगता है तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों चलिए आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। विसर्ग संधि की हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, विसर्ग संधि में क्या होता है, इसमें मेन जो है वो विसर्ग होता है। क्या होता है? विसर्ग। और विसर्ग आप सब जानते हैं, ये हमारा विसर्ग का चिन्ह है। इस तरह से हम विसर्ग लगाते हैं, जैसे हमने लिखा राम है, इस तरह से हमने विसर्ग लगा दिया। अब इस संधि के अंदर जो भी काम होगा वो विसर्ग के स्थान पर होगा। दोस्तों किसके स्थान पर होगा? विसर्ग के स्थान पर होगा। यदि मान लो कोई आपसे पूछे कि बताइए भाई विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तब आप क्या बोलोगे? तो उसके लिए आप परिभाषा के रूप में लिख सकते हो। मैं आपको बोल के बता रहा हूं, लिखिए। मैं आपको शॉर्ट में यहां एक तरीका भी बता देता हूं कि कैसे विसर्ग संधि होती है और कहां कहां पर विसर्ग संधि होती है। देखिए, विसर्ग के बाद में यदि आपको आगे स्वर मिल जाए या व्यंजन मिले, इन दोनों कंडीशन में आपकी विसर्ग संधि हो सकती है। देखिए बच्चों, देखिए, जब विसर्ग के साथ में किसी स्वर या व्यंजन का मेल हो जाता है, तब उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। ये आप परिभाषा के रूप में लिख सकते हो, समझ सकते हो। बात को समझ गए? विसर्ग के बाद में आपको स्वर भी मिल सकता है और व्यंजन भी मिल सकता है, या फिर यूं समझें कि विसर्ग के साथ में जब स्वर या व्यंजन का मेल हो, समझ रहे बात को, तब हमारी जो संधि होगी उसका नाम होगा विसर्ग संधि। जैसे मैं उदाहरण देकर समझाता हूं, जैसे हम लिख रहे हैं नमः धन ते। देखिए, नमः धन ते। अब यहां पर जो विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है और बन जाता है नमस्ते, नमस्ते, नमस्कार है, ठीक है ना, तिरस्कार है, ऐसे बहुत सारे बन जाते हैं, परिष्कार है, ऐसे। इसके बाद में जैसे हमने कहा कि भाई अतः धन एव, इस कंडीशन में जो हमारा विसर्ग है, इसके स्थान पर क्या होगा बताइए? लोप हो जाएगा, मतलब विसर्ग का लोप हो जाता है। तो यहां बन जाएगा आपका अतएव, इस तरह से। देखिए, हमने यहां पर एक एक उदाहरण बता दिए। जैसे व्यंजन का एक उदाहरण हमने दिया नमः धन ते, एक स्वर का दिया अतः धन एव। दोनों कंडीशन आपके समझ में आगे होंगी, आप ये दोनों उदाहरण लिख सकते हैं। तो अभी हमने आपसे परिभाषा के रूप में बताया कि विसर्ग के साथ में जब किसी स्वर या व्यंजन का मेल होता हो, तो उस संधि का नाम होता है विसर्ग संधि। एकदम मैं जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं, आराम से किसी भी स्टूडेंट के समझ में आराम से आ सकता है। तो इस तरह से दोस्तों अभी हमने जाना कि विसर्ग संधि क्या है, परिभाषा मैंने आपको यहां पर उदाहरण के साथ में समझा दी है। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम सीखेंगे विसर्ग संधि के भेद कौन कौन से हैं। अब देखो, भेद की यहां पर जब बात आती है तो आप यूं समझिए कि विसर्ग संधि में जो जो काम होता है, उस काम के आधार पर ही इसका भेद मान सकते हैं। जैसा काम वैसा नाम हो जाता है इसमें। जैसे मान लो विसर्ग के स्थान पर से कर दिया हमने, तो नाम हो जाएगा सत्व संधि। विसर्ग के स्थान पर हमने रे या रू कर दिया तो रुत्व संधि या रेफ आदेश संधि हो जाती है। विसर्ग के स्थान पर हमने यदि ऊ कर दिया तो उत्व संधि हो जाती है। विसर्ग के स्थान पर हमने लोप कर दिया, मतलब विसर्ग का लोप कर दिया, तब हमारी संधि का नाम हो जाएगा विसर्ग लोप संधि। और विसर्ग लोप संधि के अलावा एक संधि और होती है, विसर्ग का लोप करके हम दीर्घ आदेश कर देते हैं, तो उसको कहते हैं विसर्ग लोप दीर्घ संधि। इस तरह से इसमें जो जो हम काम करते हैं, उस काम के अकॉर्डिंग ही संधि का नामकरण होता है। तो चलिए अब हम भेद की बात करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए, आगे आप नोट करेंगे विसर्ग संधि में भेद, तो आप लिख लेंगे विसर्ग संधि के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। देखिए, भेद, भेदाहा,
तो यहां लिखेंगे आप विसर्ग संधि के मुख्य रूपेण 3 भेद हैं, मुख्य रूप से 3 भेद हैं। ठीक है जी। अब 3 भेद कौन से हैं? नंबर 1 लिखेंगे आप। सबसे पहला लिखेंगे सत्व संधि। देखिए बच्चों, सत्व संधि, सत्व संधि। नंबर 2 लिखेंगे आप उत्व संधि। क्या लिखेंगे? उत्व संधि। फटाफट लिखते जाएं, मैं आपको समझा भी दूंगा इनको। और तीसरी जो हमारी संधि होती है इसमें वो होती है रुत्व या रेफादेश संधि, रुत्व विसर्ग संधि, रुत्व या रेफ विसर्ग संधि, ऐसा आप इसको कह सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे रुत्व विसर्ग संधि। ये तो है मेन। हमने कहा कि मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, तो ये तीनों भेदों के नाम है। एक तो है आपका सत्व संधि, पहला नाम उत्व संधि, नंबर 2, तीसरा है रुत्व विसर्ग संधि या रेफादेश संधि, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। इसके अलावा 2 भेद और हैं, उनको हम मुख्य नहीं कह करके गौण भेद कह सकते हैं, तो वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। एक तो है विसर्ग लोप संधि। क्या है? विसर्ग लोप संधि। क्या है बच्चों? विसर्ग लोप संधि। इसके बाद में अगली है विसर्ग लोप दीर्घ संधि। क्या है? विसर्ग लोप दीर्घ संधि। ऐसे करके देखिए, यहां पर हमने 3 तो मुख्य भेद आपको बता दिए और 2 जो भेद हैं ये आपके गौण भेद हैं, मतलब मुख्य भेदों में इनकी गिनती नहीं होती है। यदि हम सबको मिलाकर के यहां कहें तो आप यहां पर 5 भेद मान सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि हम विसर्ग संधि में 5 प्रकार के काम मुख्य रूप से करते ही हैं। ठीक है, जिसमें मुख्य भेद की जब बात आएगी तो ये 3 का नाम आएगा, ये गौण के अंदर आते हैं। लेकिन जनरली यदि सामान्य तरीका से हम देखें, हालांकि ऐसा सवाल आएगा नहीं कि विसर्ग संधि में कितने भेद हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हम समझाने की दृष्टि से आपको बता रहे हैं, जिससे कि हमें विसर्ग संधि आराम से समझ में आ जाए, क्योंकि विसर्ग संधि में काफी उलझन होती है। तो मैं आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका से बताऊंगा। यदि आपने सारी वीडियो देखी तो कभी भी विसर्ग संधि का सवाल गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है ना, इस तरह से हमने भेदों के बारे में आपको सामान्य जानकारी दे दी है। अब यहां पर मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि इसमें होता क्या है। देखिए बच्चों, यहां पर सबसे पहले है सत्व संधि। सत्व संधि के अंदर विसर्ग के स्थान पर आपका सत्व कार्य होगा, मतलब विसर्ग के स्थान पर स होगा। आपको पता है कि हमारी वर्णमाला में 3 प्रकार के स होते हैं। एक आपका दंत्य सकार होता है, एक तालव्य सकार होता है, एक मूर्धन्य सकार होता है। तीनों ही स यहां पर हो सकते हैं, लेकिन तीनों से में अलग अलग कंडीशन पाई जाएगी। जब हम संधि पढ़ेंगे तो वो कंडीशन मैं आपको बताऊंगा कि कब ये वाला स होगा, कब ये वाला स होगा, कब ये वाला स होगा। ये आपको बहुत ही मैं अच्छे तरीका से समझाऊंगा। एक बार देखा तो कभी भी गलत नहीं होगा आपका। आगे है उत्व संधि। उत्व संधि में क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर आप यूं समझिए कि ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। फिर ऊ को जो भी हमारी संधि का कार्य होगा वो आगे होगा। ठीक है, आपको ये भी बता दें कि ये जैसे मान लो कोई उदाहरण है, अब उसमें ये जरूरी नहीं कि भाई एक संधि होगी तो दूसरी नहीं होगी। एक एक उदाहरण में 2-3 संधियां भी हो सकती हैं एक साथ। तो आपको देखना होगा, जैसे यम ने या ऊ कर दिया, अब इसके बाद में यदि और कोई संधि का नियम लग रहा है तो वो कार्य भी आपको करना होगा। उसके बाद में और भी कोई संधि काम कर रही है तो वो भी काम करना आपको पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसे जो भी संधि का नियम लगेगा वो आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद में है रुत्व। यहां पर हम विसर्ग के स्थान पर रुत्व करते हैं, मतलब यूं मान सकते हैं कि रे होता है। विसर्ग के स्थान पर हम क्या करते हैं? रे करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में है विसर्ग लोप संधि। तो यहां पर दोस्तों विसर्ग का हम लोप कर देते हैं। इसके बाद में है विसर्ग लोप दीर्घ संधि। यहां विसर्ग का लोप करके उससे पहले का जो अण है, ठीक है, उसका हम दीर्घ कर देते हैं। यानी जैसे ए है तो ए का दीर्घ आ कर देंगे, ई है तो ई कर देंगे। इस तरह इसमें होता है। हम एक एक को पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो इतना नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, काफ़ी में नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ कोई दिक्कत है आपको समझने में तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट में आप फटाफट सवाल टाइप करिए, और आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तब भी आप कमेंट करके बताएं, जिससे कि हमें लगे यार हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका वास्तव में आपको प्रॉफिट मिल रहा है, और यही हमारा उद्देश्य है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आज इस क्लास में ये वाली संधि सिखाएंगे। सत्व संधि आज आपको हम सिखाने वाले।
तो इतना आप नोट कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मित्रों, आज हम यहां पर सीखने वाले हैं विसर्ग संधि के अंदर पहली संधि हम सीखेंगे सत्व संधि। तो सभी टॉपिक डालेंगे सत्व संधि। मैं आपको बहुत सरल तरीका से समझाऊंगा, एकदम आसान तरीका, एक बार देखा तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसमें हम दो सूत्रों की बात करेंगे, दो सूत्रों में हमारी ये पूरी संधि क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला हमारा सूत्र है, देखिए सूत्र लिखेंगे सभी, विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह, ये हमारा पहला सूत्र है बच्चों, विसर्जनीयस्य सह, ये हमारा पहला सूत्र है। इस सूत्र को नोट करें सबसे पहले तो, फिर इसका अर्थ आपको हम बताएंगे, ठीक है, और कैसे ये काम करता है वो भी सिखाएंगे। विसर्ज का मतलब यहां होता है विसर्ग, विसर्ज का मतलब क्या होता है, विसर्ग। ये कह रहा है कि विसर्जनीयस्य सह, इसका अर्थ होता है, मैं यहां नीचे इसका अर्थ लिख रहा हूं, आराम से सुन लीजिए। इसका अर्थ होता है कि विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है यदि बाद में खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो। दोबारा सुन लो, विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है यदि विसर्ग के बाद में खर वर्ण हो तो देखिए दोस्तों, यहां पर अब हमें समझना है कि यह खर क्या है, क्योंकि जब तक आप खर नहीं समझोगे तब तक यह संधि क्लियर नहीं हो पाएगी। तो खर के लिए याद रखना है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, इसके अलावा तीनों प्रकार के हमारे श इसमें आते हैं, तीनों प्रकार के श, यानी कि ये जो श है हमारा, ये तालव्य शकार है, ये मूर्धन्य शकार है, ये आपका दंत्य शकार है। इन सब को हम कहते हैं खर। क्या कहते हैं, खर। अब पहला और दूसरा, इसका मतलब है हमारे 5 वर्ग होते हैं। जैसे मैं उदाहरण के रूप में एक बता रहा हूं, क, ख, ग, घ और ङ। देखिए इसमें देखो संख्या डालते हैं 1 2 3 4 और 5। अब इसी तरह से आपको पांचों लाइन लिख लेनी है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इसमें हमने कहा कि पहला दूसरा लेना है तो आपको ये वाला ले लेना है, ये वाला लेना है। इनसे आपको बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि यहां इनकी कोई भी मतलब बात नहीं की जा रही है, यहां इनका जिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पहले और दूसरे वर्ण का जिक्र है। इसके अलावा तीनों प्रकार के जो श हैं उनका जिक्र है। यदि ये विसर्ग के बाद में आपको मिलते हैं तो विसर्ग के स्थान पर आप से कर लोगे। यही इस सूत्र का अर्थ है, इसी को कहते हैं सत्व संधि। देखो, विसर्ग के स्थान पर हमने से कर दिया, इसीलिए तो इसका नाम सत्व संधि हो गया। देख लो आपके सामने है। अब इसमें 3 कंडीशन आपको मिलेंगी, 3 कंडीशन। मैं आपको तीनों कंडीशन बता देता हूं, ठीक है ना। हमने आपसे पहले भी कहा कि यहां पर आपको ये वाला से भी करना हो सकता है, ये वाला भी करना हो सकता है और ये वाला भी करना हो सकता है। मतलब विसर्ग के स्थान पर ये तीनों हो सकते हैं, उनकी अलग अलग कंडीशन है। मैं आपको एक बार कंडीशन दिखा रहा हूं, जनरली बता रहा हूं मैं, ठीक है। एक ट्रिक मान लो इसको। पहली कंडीशन ये है कि विसर्ग के बाद में, अच्छे से समझ लेना, विसर्ग के बाद में यदि आपको क्या मिले भाई, विसर्ग के बाद में आपको यदि ते और थे इनमें से कुछ भी मिलता है तो नॉर्मली आप यहां विसर्ग के स्थान पर ये वाला से कर लेंगे। एक तो ये हो गया। नंबर 2, यदि विसर्ग के बाद में आपको च या छ इसमें से कुछ भी मिलता है तो विसर्ग के स्थान पर आप ये तालव्य शकार कर लेंगे, सलगम वाला। और नंबर 3 पर है, विसर्ग के बाद में यदि आपको ट या ठ मिलता है तो विसर्ग के स्थान पर आप कर लेंगे मूर्धन्य शकार। ये देखिए मैंने आपको 3 बातें बताई हैं। नंबर 1, विसर्ग के बाद में ते या थे में से कुछ मिलता है तो विसर्ग को से कर लेंगे। इसके बाद में विसर्ग के बाद में च या छे में से कुछ मिलता है तो विसर्ग के स्थान पर आप कौन सा करेंगे, तालव्य शकार यानी शलगम वाला कर लेंगे। और विसर्ग के बाद में यदि ट या ठे मिले तो विसर्ग के स्थान पर आप मूर्धन्य शकार कर लेंगे, षटकोण वाला। ऐसे करके हमने कहा कि भाई 3 कंडीशन आपको मिलेंगी। ये तीनों कंडीशन मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब इन तीनों के उदाहरण यदि आप समझ जाते हैं तो ये वाली संधि क्लियर हो जाएगी। देखिए दोबारा सुन लो, विसर्ग के बाद में खर मिले तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाएगा। हमने कहा कि 3 कंडीशन इसमें मिलेंगी,
यानी 3 प्रकार के स इसमें हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इतना नोट कर लो आप, मैं उदाहरण लिख रहा हूं, इनके तीनों के मिक्स उदाहरण लिखूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले इसका उदाहरण लिखता हूं पहले नियम का। देखो विसर्ग के स्थान पर ये वाला से कब होता है। देखो मैं उदाहरण यहां लिख रहा हूं बच्चों, इधर आप सभी देखेंगे। सबसे पहला उदाहरण हमारा रहेगा, देखो नमः धन ते, ठीक है। इसके बाद में नंबर 2 उदाहरण है आपका पुनः धन ताम, देख लो। इसके बाद में नंबर 3 उदाहरण याद रखना है कह धन त्वम, कह धन त्वम, ठीक है। इसके बाद में याद रखना, आपको उदाहरण याद रखना है हरि ही, ये फेमस उदाहरण है, हरि ही धन त्रायते। और ये जो 5 नंबर का है ये सबसे ज्यादा फेमस है, विष्णु धन त्राता, ठीक है। एक और उदाहरण इसी का हम लिख देते हैं, शिरह धन त्राण है ये। अब ये जो उदाहरण हमने लिखे हैं 6 उदाहरण, ये सबके सब उदाहरण पहले नियम के हैं इस वाले के। देख लो आप सब, हमने आपसे कहा कि विसर्ग के बाद में आपको तय या थ मिले तो डायरेक्ट विसर्ग के स्थान पर आपको ये वाला से कर देना है। ये विसर्ग है, यहां तय मिल रहा है, विसर्ग है तय मिल रहा है, विसर्ग है तय मिल रहा है, विसर्ग है तय मिल रहा है, यहां त्रय है। आपको पता है तय और रे से मिलकर ही त्रय बनता है, इसलिए टेंशन में मत आ जाना, यहां तो त्रय है, त्रय में तो तय छुपा हुआ यार। तो यहां देखो, अब सब जगह पर आपको विसर्ग के स्थान पर से कर लेना है। मैं एक बना के बता रहा हूं, नमस्ते, ऐसे आपको सारे बना लेने हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को है क्या? नहीं, क्योंकि यहां केवल विसर्ग को हटाना है और उसके स्थान पर आपको से करना है, बस बन जाएगा आपका शब्द। बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है ना। अब इसको मिटा रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, मैं सारे उदाहरण एक साथ नहीं लिख पाऊंगा। तो मैंने पहले नियम का बता दिया कि ये वाला से कब होगा, अब हम बताएंगे ये वाला शय कब होगा, ठीक है। उसके बाद में ये वाला शय कब होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना बच्चों। चलिए देखो, हमने जो नियम आपको बताए थे, मैं एक बार यहां नियम लिख देता हूं जिससे कि थोड़ा सा ध्यान रहेगा आपको। पहला नियम हमने बताया कि भाई विसर्ग के बाद में यदि आपके सामने त या थ मिलता है, ठीक है ना, एक नियम तो ये है, विसर्ग को आपको से कर लेना है, ठीक है। दूसरा नियम हमने बताया कि विसर्ग के बाद में यदि च या छ मिलता है, ठीक है, तो इसके स्थान पर हम ये वाला शय कर लेंगे। एक नियम हमने आपको बताया कि विसर्ग के बाद में यदि ट या ठ मिलता है तो आप इस विसर्ग को क्या कर लेंगे भाई, मूर्धन्य शकार कर लेंगे, ऐसे। ये नियम हमने आपको बताए। अब इसमें हम पहला जो नियम था उसके उदाहरण बता चुके हैं। अब सेकंड वाला जो है हमारा ये शलगम वाला, ये कैसे होता है, इसके उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहां पर आपको देखना है कि किस तरह से ये बदलेगा। वैसे आपको पता है कि इसमें श्रुत संधि लगती है, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको नियम बता रहा हूं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में। जैसे एक उदाहरण है, ज्योति ही धन चक्रम। देखो ज्योति ही धन चक्रम, यहां विसर्ग है। अब यहां पर देखो पहले नियम में तय और थ था, अब यहां तय और थ में से कुछ भी नहीं है, यहां पर च आ रहा है। हमने कहा कि भाई सेकंड वाले नियम में च या छ आ सकता है, तो यहां पर च मिल गया, तो अब विसर्ग के स्थान पर आप क्या कर लेंगे, शलगम वाला। तो आप इस तरह से लिख देंगे, देखो ज्योतिष चक्रम, ऐसे आपका रूप बन जाएगा। कितना आसान है बताइए, कहां प्रॉब्लम है इसमें। अगला उदाहरण बनेगा, हरि ही धन चंद्र है। अब यहां बन जाएगा आपका हरिश्चंद्र है। देखो बनेगा कि नहीं, हरिश्चंद्र है। बताओ कहां प्रॉब्लम इसमें। इसके बाद में एक उदाहरण है आपका, कह धन चित, कह धन चित। इसमें देखो विसर्ग आ रहा है या छ आ रहा है, तो यहां बन जाएगा आपका कश्चित। ऐसे देखो आपका जो श है ये हमने अंदर ले लिया, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात तो एक ही है। ऐसे तो ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण बना सकते हो। यदि एक उदाहरण समझ में आ रहा है तो आप और भी बना सकते हो, कितने भी बना लो उदाहरण, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में जैसे हम इसका तीसरे वाले नियम का उदाहरण देते हैं, जैसे मान लो हम लिखते हैं यहां पर चतुः धन टीका या षष्ठ है, चतुः धन टीका। देखो हमने आपसे कहा कि भाई विसर्ग के बाद में आपको ट या ठ मिलेगा, तो यहां देखो ट या ठ में से क्या मिल रहा है, ट मिल रहा है। ये विसर्ग मिल गया, आगे आपको ट मिल रहा है, तो अब क्या करोगे, यहां पर मूर्धन्य शकार करोगे, तो बना लोगे चतुष्टीका। क्या बनेगा,
चतुष्टी का। इसके बाद में एक फेमस उदाहरण है धनु धन टंकार है। देखो यहां पर धनु में विसर्ग है, इधर ट है, तो यहां बन जाएगा धनुष धनुष्टंकार है, इस तरह से। तो इस तरह से मित्रों हमने ये सारे उदाहरण आपको समझा दिए हैं और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे, क्योंकि मैंने एकदम आसान तरीका आपको बताया है। मैंने 3 नियम आपको बताया कि स कब होता है, यानी कि दंत्य शकार, मूर्धन्य शकार कब होता है, जैसे यहां लिख के बताता हूं। विसर्ग के स्थान पर ये वाला स कब होता है, इसको कहते हैं दंत्य शकार। मूर्धन्य शकार तालव्य शकार, ये तालव्य शकार है आपका, ये वाला कब होता है, मूर्धन्य शकार ये वाला कब होता है। ठीक है, इसके मैंने नियम बताए कुछ, तो वो नियम आपको ध्यान में रखने हैं, तभी जाकर के आप ये सही कर पाओगे। अब इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब तक हम केवल एक सूत्र सीख पाए हैं। हमने कहा कि इसमें हम 2 सूत्र आपको बताएंगे। एक सूत्र और है, छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, केवल छोटा सा सूत्र है। ये आप इतना नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं सवाल, ठीक है ना। वैसे तो आसान है। हमने इसका अर्थ आपको बताया कि विसर्ग के बाद में यदि खर वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर से कर देना है। जैसे कि हमने बहुत सारे उदाहरण बताए थे, जैसे कि नमस्ते है, पुनस्ताप है, कह प्लस त्वम है, कस त्वम है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप बना सकते हो। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताया करो यार, क्योंकि हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो कुछ लाभ मिलना चाहिए ना आपको। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, नहीं किया है तो। और आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मत करो, वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करो, और अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब एक सूत्र और है हमारा, उसके बाद में हमारी ये संधि कंप्लीट। तो इस तरह से बच्चों अभी हमने आपको एक सूत्र अच्छे से समझा दिया है, क्लियर हो चुका है। अब सिर्फ इसमें एक छोटा सा सूत्र और बचा है, उसको भी हम समझ लेते हैं, उसी के साथ में हमारी संधि कंप्लीट हो जाएगी। तो अगला सूत्र लिखेंगे आप, बहुत ही छोटा सूत्र है, वाशरी। देखो ये सूत्र है वाशरी, ठीक है। अब देखो इसका अर्थ हम समझेंगे, उससे पहले इसमें जो शब्द दिए हुए उनका मतलब समझेंगे। सबसे पहले इसमें वाह है, वाह का मतलब होता है बच्चों विकल्प। क्या होता है, विकल्प, ठीक है। इसके बाद में इसमें है शर, ये शरी लिख रहा ना, तो शर है, इसका मतलब होता है श श स, यानी ये 3 प्रकार के जो हमारे श हैं, इन तीनों का एक जॉइंट नाम है शर। ऐसे करके ये दोनों शब्द आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। देखो अब इसका अर्थ मैं बताता हूं, इसका अर्थ क्या है। अर्थ, इसका अर्थ है कि विसर्ग के स्थान पर, देखिए विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग होता है, बाद में यदि शर हो तो, देखो यहां पर शर मिलेगा, शर, और शर में हमने कहा कि भाई तीनों प्रकार के श आते हैं, बस इसके अलावा और कोई भी वर्ण नहीं आएगा। शर का मतलब है ये, कोष्टक में लिख दिया है शर क्या है। विसर्ग के बाद में यदि शर मिलता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा विसर्ग। क्या हो जाएगा, विसर्ग। लेकिन यह काम विकल्प से होगा, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा, लेकिन यह कैसे होगा, विकल्प से। इसको ध्यान रखना। इसका अर्थ दोबारा सुन लो, विसर्ग के बाद में यदि शर मिले तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। जब नहीं होगा तब हमारा जो पहले नंबर का सूत्र था वो काम करेगा। हमने कहा कि एक ही उदाहरण में कई संधियां काम कर सकती हैं, तो हमें चेक करना पड़ेगा वहां पर कि कौन सी संधि का नियम वहां पर लग रहा है, ठीक है। तो जो भी संधि का नियम लगेगा वो हम वहां करेंगे। तो वहां पर संधि के नियम से हो सकता है श हो सकता है, श हो सकता है, या मूर्धन्य शकार हो सकता है। जो भी होगा वो हमें देखना पड़ेगा वहां पर कि कौन सा नियम यहां लग रहा है, वो ही हमें करना होगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। इस वाले सूत्र से हम क्या करेंगे, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग करेंगे। और हमने कहा कि यह काम विकल्प से होता है, जब एक बार नहीं होगा तो इनमें से कोई भी शय हो सकता है, वो नियम देखना पड़ेगा वहां पर कौन सा नियम लग रहा है। उदाहरण देखिए, इससे समझ में आ जाएगा। जैसे एक उदाहरण है आपका, हरि ही धन शेते, हरि ही धन शेते। अब उदाहरण देखिए, इसमें विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद में शय आ रहा है, तो हमने कहा कि शर आना चाहिए, शर में तीनों वर्ण आते हैं ये, तो यहां पर शय मिल गया। तो आप क्या करेंगे, यहां विसर्ग को विसर्ग करेंगे, हरि ही शेते।
एक तो ये वाला उदाहरण बन जाएगा आपका, क्लियर है। इसके बाद में यहां पर इष्टुत्व संधि का नियम और लगेगा। कौन सा नियम लगेगा? इष्टुत्व संधि वाला नियम। तो इष्टुत्व संधि के नियम से यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो हमारा जो ये स दिख रहा है विसर्ग, इसका स बन जाएगा। उसके बाद में शेते है ऐसे, उसके बाद में यहां ये वाला जो श है, ठीक है, इसको इष्टुत्व संधि के नियम से इस वाले श में बदल देते हैं। तो कहने का मतलब सीधा ये हुआ कि हम यहां पर ऐसे कर देंगे, हरिष्येते ऐसे। ये किससे हुआ है? ये इष्टुत्व संधि के नियम से हुआ है। इष्टुत्व संधि हमने आपको पढ़ा दी है व्यंजन संधि के अंदर। यदि आपको नहीं समझ में आ रही है तो उस क्लास को आप जरूर देखें। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, विकल्प वाला रूप ऐसे बनेगा, फिर वो हरिष्येते ऐसे। तो कहने का मतलब प्रत्येक उदाहरण के दो दो रूप बनेंगे आपके, प्रत्येक उदाहरण के। एक में तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग होगा, दूसरे में जो भी संधि वहां लगेगी वो हमें करनी पड़ेगी। तो यहां पर इष्टुत्व संधि लग रही है तो हमने इष्टुत्व संधि कर दी है। ऐसे ही और उदाहरण देखते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण है हमारा नृपः धन षष्ठ है। देखिए अब यहां देखो, पहले तो ये वाला सूत्र देखिए, विसर्ग के बाद में शर मिल रहा है तो इसमें ये वाला श मिल गया। तो यहां विसर्ग है, इधर ये वाला श है, तो आप क्या करेंगे, विसर्ग को विसर्ग ही करेंगे। तो आप बना लेंगे नृप षष्ठ है, ऐसे कैसे बना लेंगे। अब यहां पर आप विसर्ग को ये वाला से करके फिर यहां पर आपका इष्टुत्व संधि का नियम लग जाएगा। इष्टुत्व संधि वाला नियम आपको देखना पड़ेगा, आपको याद होगा। तो यहां इष्टुत्व संधि के नियम से हम कर लेंगे नृप षष्ठ है, जैसे हमने राम षष्ठ है उसमें बताया था आपको। ऐसे करके ये उदाहरण आपका बन जाता है बच्चों। बताइए इसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या आपको? एक उदाहरण और बता रहा हूं मैं आपको, जैसे कि सर्प है धन सरपति, सर्प है धन सरपति। अब देखो यहां विसर्ग आ रहा है, इधर ये से आ रहा है, तो अब की ये वाला से आ गया, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे, इस नियम से हम क्या करेंगे, विसर्ग को हम क्या करेंगे, विसर्ग ही करेंगे। तो विसर्ग को विसर्ग करेंगे तो सर्प है सरपति बन जाएगा ऐसे, ठीक है ना। और जब एक बार नहीं करेंगे तो यहां पर इस विसर्ग के स्थान पर हमारा विसर्ग को क्या बना लेंगे, से बना लेंगे। तो बना लेंगे हम सर्पस सरपति, इस तरह से आपका उदाहरण बन जाएगा। तो ऐसे करके हमने यहां 3 उदाहरण आपको बताए हैं बच्चों। कितने उदाहरण बताए? 3। अब ये तीनों उदाहरण यदि आप समझ जाते हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, आप कितने भी उदाहरण और भी कर सकते हो। आपके सामने यदि कोई भी नया उदाहरण आता है तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि तरीका यही रहेगा। तरीका समझना है आपको, नियम समझना है आपको। इसीलिए इसमें हम सूत्रों के आधार पर सारा कुछ सीखते हैं। सूत्र में नियम होते हैं, यानी जो नियम रहता है वो परमानेंट होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं रहता है। नियम समझ जाते हैं तो कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकता। इस तरह से मित्रों आज हमने आपको सत्व संधि बताई यहाँ पर, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ 2 मिनट के अंदर, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं, और जो मैंने आज आपको बताया है, जो हमने सीखा है मिलकर के, उसको मैं 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूं। हमने आखिर आज क्या सीखा था? हमने आज सीखा था दोस्तों विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में हमने बताया कि विसर्ग का यदि स्वर या व्यंजन के साथ में मेल होता है तो इसका नाम विसर्ग संधि होता है। विसर्ग संधि के हमने मुख्य रूप से 3 भेद बताए थे। एक तो सत्व संधि, दूसरा आपका उत्व संधि, तीसरा आपका रुत्व संधि। इसके अलावा हमने कहा कि विसर्ग लोप संधि, इसके अलावा हमने कहा कि लोप विसर्ग लोप दीर्घ संधि। ऐसे करके हमने आपको 5 भेद बताए थे, लेकिन मुख्य भेद मैंने 3 ही बताए थे। इसके बाद में हमने इसमें सत्व संधि आपको बताई थी। सत्व संधि के अंदर हमने दोस्तों 2 सूत्र बताए थे। पहला सूत्र आपको बताया था विसर्जनीयस्य सह, ये सूत्र आपको हमने सिखाया था। इसमें हमने कहा कि भाई विसर्ग के बाद में यदि खर मिलता है, खर, विसर्ग के बाद में यदि खर मिलता है, खर का मतलब हमने सिखाया पहला, दूसरा और 3 प्रकार के शय, ठीक है। यदि ये मिलते हैं तो इस विसर्ग को आपको से कर लेना है, ये आपको हमने बताया था। दूसरा सूत्र हमने बताया था वाशरी। क्या बताया था? वाशरी। वाशरी जो सूत्र है ये क्या करता है, ये विकल्प से विसर्ग के स्थान पर विसर्ग करता है, यानी कि एक बार काम करेगा और एक बार नहीं करेगा, तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग कर देगा।
दूसरी बार में नहीं करेगा। कहने का मतलब यहां दो रूप बनते हैं, तो विकल्प से करता है। एक रूप आपका विसर्ग के स्थान पर विसर्ग वाला बनेगा और दूसरा रूप जो बनेगा वो आपका वहां पर जो भी संधि का हमारा नियम लग रहा होगा वो हमें वहां पर लगाना होता है। तो उसके अंदर आप दूसरी वाले उदाहरण में या तो उसमें श होगा या आपका ये वाला श होगा या आपका ये वाला श होगा, वो देखना पड़ेगा कौन सा नियम लग रहा है। ठीक है, इस तरह से बच्चों हमने इसमें सत्व संधि आपको पूरी सिखाई। इसके अलावा जो सामान्य जानकारी विसर्ग संधि की हो सकती है वो आपको सिखाई। उम्मीद करते हैं इसमें से आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। लगातार इसमें आपको क्लासेज मिलती रहेंगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे कि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके दोस्तों। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। इस क्लास को अच्छे से देखना दोस्तों। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, नमस्कार।